Hello students, welcome to my channel NCERT Science. We were doing first chapter of class 11th, that is the living world. In today's video, we are going to discuss about the diversity in the living world. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो डिस्कस किए थे। तो अभी के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखते हो तो आपको कई तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, लाइक प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स और प्लांट्स। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज़। बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको आप अपनी नेकेड आइज़ से नहीं देख सकते हो, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कभी भी आप इसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो, आपको इसके लिए देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, अगर आप किसी एरिया में रिसर्च कर रहे हो, मान लो कोई ऑर्गेनिज़म के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो अगर आप उस एरिया को बढ़ा देते हो तो ऑब्वियस है वहाँ पर आपको ऑर्गेनिज़म की रेंज और वैरायटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, आप इस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज़म की स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन अगर आप ये एरिया बढ़ा देते हो, मान लो आप इस एरिया में बढ़ा देते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी मिलेंगी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेंगी। मान लो आपको यहाँ पर 100 ऑर्गेनिज़म मिले थे तो हो सकता है आपको 50 और स्पीशीज़ यहाँ पे मिल जाए। ओके, तो जब भी आप अपनी ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ाते हो तो वहाँ पर आपको लिविंग ऑर्गेनिज़म की रेंज और डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आप देख सकते हो। आप किसी भी डेंस फॉरेस्ट में चले जाओ, वहाँ पर आपको डिफरेंट नंबर और डिफरेंट काइंड्स के लिविंग ऑर्गेनिज़म देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनका नंबर भी ज़्यादा होगा और लिविंग ऑर्गेनिज़म की डिफरेंट वेराइटीज़ भी रहेंगी। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स डैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज़। अब ये जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो भी आप देखते हो, ईच प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज़म जो भी आप अपने आसपास देखते हो वो एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं तो आपको पता है ह्यूमन बींग्स बहुत सारे हैं दुनिया में, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन ये जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ये एक सिंगल स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं एक ह्यूमन बींग हूँ और आप एक ह्यूमन बींग हो, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी स्पीसीज़ अलग है और मेरी स्पीसीज़ अलग है। हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक ही स्पीसीज़ से हैं। तो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें 1.7 से 1.8 मिलियन ऑफ स्पीसीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ओके, 1.7 मिलियन और 1.8 मिलियन का मतलब है 17 लाख टू 18 लाख स्पीसीज़। इतनी स्पीसीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब ये जो एक स्पीसीज़ है इसमें नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो कि जैसे कोई चिड़िया है, स्पैरो है, तो उनकी भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। कोई काले रंग की है, कोई भूरे रंग की है, तो इनकी अलग अलग स्पीसीज़ हैं। तो हर एक स्पीसीज़ में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स अलग अलग हो सकते हैं। अब आगे एक टर्म आती है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर देयर आर नंबर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। तो इसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि हमारी अर्थ पर डिफरेंट नंबर और डिफरेंट वैरायटी के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब मान लो हम किसी नए एरिया को एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पे भी हमें डिफरेंट और न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पुराने एरिया में जाते हो वहाँ पे भी आपको डिफरेंट न्यू ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैं एक जगह पे गई, यहाँ पे मैंने स्टडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर मैं दूसरी जगह चली गई, वहाँ पे भी मैंने स्टडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की। यहाँ पे मुझे बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स मिले।
अब मैं वापस आई, मैंने फिर दोबारा से यहाँ स्टडी की, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि मुझे यहाँ पर भी कुछ नए ऑर्गेनिज़म दोबारा मिल सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि इस वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनको हर जगह पे अपने लोकल नेम से पुकारा जाता है। जैसे आपका घर का नाम अलग है, स्कूल का नाम आपका अलग है, कई बार आपके फ्रेंड्स आपको अलग नाम से पुकारते हैं। तो जैसे ही ये एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनको प्लेस टू प्लेस हर जगह इनको लोकल नेम दिए जाते हैं विद इन अ कंट्री। ओके, तो इस तरह से मान लो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ पीपल का पेड़। तो मेरे एरिया में पीपल के पेड़ को पीपल के नाम से जाना जाता है। हो सकता है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर इसका नाम किसी और नाम से जाना जाता हो, तो इससे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इस कन्फ्यूज़न को ठीक करने के लिए क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज़म के नेम को स्टैंडर्डाइज़ करने पड़ता है। ओके, स्टैंडर्डाइज़ का मतलब है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज़म है, उसके नेम को हम स्टैंडर्डाइज़ करते हैं और उसका एक ऐसा नाम रखते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। अब देखो ये जो नोमेनक्लेचर वर्ड है, 1 मिनट, ये है नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में क्या होता है, आप किसी भी ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई करते हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हो, फिर उसे एक ऐसा नाम दिया जाता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम हो। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly. अब nomenclature जो है उसकी नेमिंग पॉसिबल कैसे है, जब हम उसको सही तरीके से डिस्क्राइब करें। सही तरीके से डिस्क्राइब करने का मतलब है कि हमें उस ऑर्गेनिज़म के करैक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। अब जैसे मैमल्स हैं, मैमल्स के अलग करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, इंसेक्ट्स के अलग करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो हमें पता है कोई मैमल है तो उसको मैमल वाले ग्रुप में रखना है क्योंकि उसके करैक्टरिस्टिक्स मैमल्स वाले हैं। इंसेक्ट्स के करैक्टरिस्टिक्स अलग हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिज़म्स को। ओके, तो नोमेनक्लेचर क्या है, इसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म को आइडेंटिफाई करके उसका एक नाम रखा जाता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही नाम हो। In order to facilitate the study, number of scientists have been established procedure to assign a scientific name to each known organism. अब क्या होता है, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज़म का नाम रखते हैं तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स असाइन किए। किसी ने भी साइंटिफिक नेम रखना होता है तो साइंटिस्ट द्वारा ये जो प्रोसीजर असाइन किए गए हैं, हर बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इन प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। ऐसे नहीं है कि किसी ने भी ऐसे ही नाम रख दिया। कुछ प्रोसीजर्स हैं जो साइंटिस्ट ने असाइन किए थे, तो उन रूल्स को मान के ही किसी भी ऑर्गेनिज़म का नाम रखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे प्लांट्स हैं, उनका साइंटिफिक नेम है, अगर हमें उसका साइंटिफिक नेम रखना है तो एक बुक है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, जिसे ICBN भी कहा जाता है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज दिए हैं, तो इनके बेसिस के ऊपर किसी भी प्लांट का नाम रखा जाता है। उसी तरह एनिमल हैं, एनिमल के लिए भी है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसके क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। ICZN एनिमल्स के लिए है ICZN और प्लांट्स के लिए है ICBN। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरियाज दिए गए हैं, उनको फॉलो किया जाता है। ओके, तो जब भी किसी का साइंटिफिक नेम रखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म का, तो उस ऑर्गेनिज़म का नाम सिर्फ एक ही होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जैसे मान लो मैंगो का नाम रखा है मैंगीफेरा इंडिका, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका नाम मैंगीफेरा इंडिका ही रहेगा। ऐसे नहीं है कि उसका कोई और दूसरा नाम भी होगा। मतलब एक इंडिविजुअल है, एक ऑर्गेनिज़म है, तो उसका सिर्फ एक ही नाम होगा। ऐसे नहीं है कि अलग अलग नाम रख देंगे उसके। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट हमेशा, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। अब देखो, ये जो साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया जाता है, इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है जेनरिक नेम एंड सेकंड कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक नेम।
जेनेरिक नेम जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को और स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज़ को। ओके और ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है जिसमें नाम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, डैट इज़ कोल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब है दो और नोमियल का नाम, मतलब यहाँ पर जो साइंटिफिक नाम रखा जाता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट। सो दिस सिस्टम गिवन बाय कैरलस लीनस, ये जो सिस्टम था कैरलस लीनस ने दिया था, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। अब देखो, अब एक एग्जांपल है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैंगीफेरा इंडिका। अब ये जो मैंगो है इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। अब ये बाइनोमियल नेम कैसे हैं? जो मैंगीफेरा है डैट रिप्रेजेंट्स द जीनस, मैंगीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है। इंडिका रिप्रेजेंट्स स्पीसीज़, इंडिका जो है वो स्पीसीज़ का नाम है और जिसे कि हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। अब इस नोमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल हैं जो पूरे यूनिवर्स में फॉलो होते हैं। फर्स्ट है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। जो बायोलॉजिकल नेम हम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और हमेशा इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज़ अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट, ये हम पढ़ चुके हैं। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब कभी भी हम हाथ से कोई बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो हम उसे अंडरलाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं मान लो पेपर में मैं पेन से लिख रही हूँ पेपर के ऊपर, तो मैं कैसे लिखूँगी? मैंगीफेरा और साथ में ही इंडिका भी आएगा। ओके, इंडिका, तो मैं इनको अंडरलाइन करूँगी। ये मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं था, इंडिका मैंने नीचे लिखा है। मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ, मैंगीफेरा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस देके, यहाँ पर आई स्मॉल ही होगा ये, इंडिका, तो यहाँ पर इसको ऐसे अंडरलाइन किया जाएगा अगर मैं हैंड रिटन दे रही हूँ। अगर हैंड रिटन नहीं है, जैसे यहाँ पे प्रिंटेड है बुक में, तो प्रिंटेड में आप क्या करते हो, इसको अंडरलाइन नहीं करते हो। ओके, और इसको इटैलिक्स में लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है मैंगीफेरा इंडिका। ओके, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड है जो जीनस को डिनोट करता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और सेकंड लेटर जो है आई जो है स्मॉल लेटर। ओके, तो इसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ये थे कुछ रूल्स, यूनिवर्सल रूल। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज़ रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। अब मान लो हमने किसी ऑथर का नाम लिखना है, तो उसको जो हमारी स्पीसीज़ है उसके साथ लिखा जाता है एब्रीविएशन फॉर्म में। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, तो लिन यहाँ पर ऑथर का नाम है जिन्होंने मैंगीफेरा इंडिका को डिस्क्राइब किया था, तो लीनस के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया लिन। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is known as classification. अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म थे तो उनको एक साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल था, इसलिए क्या किया हमने, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को उनके करैक्टरिस्टिक्स को ऑब्ज़र्व करके उनको एक कन्वीनियंट कैटेगरीज़ में डाल देते हैं और इन कैटेगरीज़ को हम टैक्सा भी कहते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स को ऑब्ज़र्व करके उसको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डाल देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं आपको कहूँ प्लांट, तो आपको पता है, आपके दिमाग में प्लांट की ही इमेज बनेगी कि प्लांट कैसा होता है। एनिमल के बारे में बात करूं तो आप एनिमल्स के बारे में सोचोगे कि एनिमल्स कैसे होते हैं, ह्यूमंस कैसे होते हैं। अगर मैं बोलूं डॉग, तो आपके दिमाग में पिक्चर बनेगी डॉग की।
कैट की नहीं बनेगी ना, आप डॉग है तो एकदम डॉग की पिक्चर बनेगी, आप उसके करैक्टरिस्टिक्स देखोगे कि हाँ डॉग कैसा होता है देखने में, बिल्ली कैसी होती है। ओके, मैमल्स के बारे में बात करूँगी तो आप मैमल्स के बारे में सोचोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों आती हैं, क्योंकि हमने इनको ऑलरेडी क्लासीफाई किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स में और हमें पता है कि इनके करैक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। ओके, तो एक टर्म है टैक्सा। टैक्सा का मीनिंग है द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज़ नोन एज टैक्सा। तो ये जो हम एनिमल्स को या प्लांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं, तो इन कैटेगरी को हम टैक्सा भी कहते हैं। ग्रुप, टैक्सा, कैटेगरी ये सेम ही हैं, तीनों ही सेम हैं। ओके, तो हेयर यू मस्ट रिकोगनाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट अ वेरी डिफरेंट लेवल। वीट इज़ ऑल्सो अ टैक्सा। तो वीट क्या है, वो भी एक टैक्सा है। अब वीट की भी अलग अलग वैरायटी हो सकती है, अलग अलग स्पीसीज हो सकती हैं। ओके, based on the characteristic all living organism can be classified into different taxa. This process is known as taxonomy. अब देखो टैक्सा हमें पता चल गया, अब टैक्सोनॉमी क्या है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको डिफरेंट टैक्सा में कैटेगराइज करते हैं या डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ओके, सो मॉडर्न टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से फीचर्स लेते हैं। हम लेते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर को अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic study. जो modern taxonomic study है, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम काउंट करते हैं, उसमें हमारे 5 फीचर्स आते हैं। देखो कौन कौन से 5 फीचर्स आते हैं जिनके बेसिस पर मॉडर्न टैक्सोनॉमी डिपेंड करती है। पहला फीचर है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो बेसिक टैक्सोनॉमी है उसमें हम मेन क्राइटेरिया जो लेते हैं, जो मेन स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, करैक्टराइजेशन में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, उनको स्टडी करते हैं, फिर उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई ये वाला करैक्टरिस्टिक इसमें मैच होता है तो इसको मैमल में डाल दो, या कोई करैक्टरिस्टिक्स किसी में मैच होता है तो इसको इस ग्रुप में डाल दो। फिर उसके बाद इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं, मतलब नाम रखा जाता है। तो ये बेसिक टैक्सोनॉमी के प्रोसेसेस हैं 4। बेसिक टैक्सोनॉमी के प्रोसेसेस हैं 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके, तो ह्यूमन बीइंग जो हैं वो हमेशा ही बहुत क्यूरियस रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए। ओके, जो पुराना टाइम था जब ह्यूमन जो हैं वो अनसाइंटिफिक थे, उन्हें साइंस का कोई नॉलेज नहीं था, उस वक्त वो क्लासिफिकेशन कैसे करते थे, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस मतलब कि जो भी चीज़ें वो यूज़ करते थे, जैसे खाने पीने वाली चीज़ें थी उन्होंने उसको फूड की कैटेगरी में डाल दिया। क्लोथिंग मतलब कोई भी कपड़ा या कुछ भी जो डालते थे उसको क्लोथिंग कैटेगरी में डाल दिया। शेल्टर के लिए जो चीज़ें वो यूज़ करते थे उन्हें शेल्टर की कैटेगरी में डाल दिया। तो इस तरह से वो क्लासिफिकेशन करते थे। ये जो क्लासिफिकेशन थी अर्ली टाइम में ये अनसाइंटिफिक थी, साइंस का इसमें कोई रोल नहीं था। ओके, human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity but also the relationship among them। तो यहाँ से एक नई ब्रांच आती है that is known systematics। अब देखो ये जो systematic word है it is derived from the Latin word that is known as systema। ओके, तो ये लेटिन वर्ड है सिस्टमा, वहाँ से ड्राइव किया गया है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट करते हैं वो एक सिस्टमेटिक वे से। लिनस ने सिस्टमा नेटूरे का जो वर्ड है इसका यूज़ किया था एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वॉज लेटर एंड लास्ट। तो बाद में ये जो स्कोप था सिस्टमेटिक्स का ये बहुत बढ़ गया, तो इसमें
आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, यही चीज़ें तो आती हैं, लेकिन जो मेन था इसमें वो था इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताया गया है एक दूसरे के साथ। इवोल्यूशनरी का मतलब है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिजम्स का, जिसको हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। सो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप और ज़्यादा जो भी आपकी डिमांड है, आप कैसा कोर्स चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।